क्लास में नेक्स्ट चैप्टर है वृत्त, सर्कल, चैप्टर इकाई 14 है 14। चलिए, वृत्त का एक एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लिख दिया है ताकि कोई कॉन्सेप्ट छूटे ना यहाँ से। इसमें जितना भी आपके किताब में टॉपिक में टर्म था, सारे टर्म को हमने यहाँ लिख लिया है और एक एक करके हम देखते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं वृत्त। वृत्त है क्या? वृत्त देखिए, किसी भी बिंदु से समान दूरी पर एक बिंदुओं का समूह है। ठीक है, एक केंद्र होगा जी, एक वृत्त जो हम बिंदु होगा, जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है, इसकी एक समान दूरी पर अगर कई बिंदु होते हैं और उन बिंदुओं के समूह जो होते हैं, अगर मतलब एक तरीके से कहा जाए तो वो अनंत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक सर्कल के रूप में होते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं कि वृत्त का आकार बन रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं इस तरीके से, अभी मैं आपके लिए बना लेता हूं। ये केंद्र है और इसकी समान दूरी पर ये सारे बिंदु हैं। ठीक है, ये होता है हमारा केंद्र। अब ये जो बिंदु है ये इतने पास पास होंगे, अनंत बिंदु होंगे, ये आपको दिखने में एक सर्कल जैसा लगेगा। ठीक है, तो ये हर एक बिंदु होता है यहाँ पर। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें एक बिंदु होती है, हर एक बिंदु है, उन बिंदुओं के बीच की दूरी, केंद्र की दूरी और दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, और इसके अंतर क्षेत्र, वाय क्षेत्र, यही सब चीज हम चैप्टर में देखेंगे। ये वृत्त की रचना कैसे होती है ये हमने बताया एकदम इसका इनिशियल स्टेज पर, ये वृत्त बनता कैसे है। अब बनाने के लिए वृत्त देखिए क्या करते हैं हम, किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर, किसी भी बिंदु को हमने केंद्र मानकर किसी भी या अपने प्रकार में कोई एक चाप ले लेते हैं। चाप का मतलब हो गया कि कोई आप एक डिस्टेंस ले लीजिए, इस केंद्र से कोई भी एक डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है, देखिए अगर हम कोई भी चाप ले लेंगे और उससे एक समान दूरी पर अगर हम एक वृत्त खींचते हैं, अभी मैं केंद्र को फिर से सेट कर दूंगा। ठीक है, मान लीजिए ये हमने वृत्त का केंद्र था, यहाँ पर हमने प्रकार का सुई रखा और उससे हम एक वृत्त खींच दिया, एक गोला हमने बना दिया, ये चीज है वृत्त। ठीक है, अब देखिए ये जो वृत्त है इसको हम बोलते हैं परिधि। अभी हम इन सबको अलग अलग एक एक टर्म में हम देखेंगे। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन। अब इस जो बॉर्डर लाइन जो बनी हुई है ये वृत्त, इसे हम बोलते हैं वृत्त का परिधि। ठीक है, जिसे परिमाप भी बोला जाता है। अब ये है क्या, ये अनंत बिंदुओं का एक समूह है। ठीक है, बहुत से बिंदु है ये, और इन्हीं बिंदुओं की बात की जाती है जब हम दो बिंदु, तीन बिंदु जिसमें मिलान होती है। अभी जब हम व्यास की बात करेंगे, त्रिज्या की बात करेंगे, तो ये बिंदु जो होता है वो एक बिंदु पर होता है। ठीक है, अगर हम इसको नॉर्मल फिगर में बात करें तो ये हमारा एक परिधि है। ठीक है, और ये बिंदुओं का एक समूह है। एक रेखा क्या होती है, ये एक रेखा जब हम खींचते हैं, ये भी तो एक बिंदुओं का समूह है। ठीक है, अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन बात की जाती है फिर कि वो किस डायरेक्शन में बिंदुओं के समूह है। ठीक है, रेखा भी क्या है, ये अनंत बिंदुओं का समूह है। ठीक है, चलिए अब वृत्त में हमारा वृत्त बन गया। ठीक है, और इस जो सेंटर पॉइंट होता है जहां पर हम प्रकार की सुई रखते हैं उसको बोलते हैं केंद्र। और केंद्र को हम लोग किससे हम डिनोट करते हैं, किससे दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं। ठीक है, और वृत्त के ये जो बिंदुओं का समूह है जो केंद्र से समान दूरी पर हैं। ठीक है, जो एक गोले के रूप में आपको दिख रहा है, इस पर एक बिंदु होते तो अनंत बिंदु है। अब ये एक बिंदु है। ठीक है, अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इसको हम बोलते हैं आर से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, और एक बिंदु और ले लिया हमने,
ठीक है, ये मान लीजिए बिंदु हमने ए ले लिया और एक बिंदु हमने लिया बी और इसको भी हमने मिला दिया। ठीक है, यानी कि ये दोनों बिंदु अब एक दूसरे से मिल गए। ठीक है, और ओ ए, हमारा ओ ए भी एक त्रिज्या है और ओ बी भी एक त्रिज्या है। ठीक है, ओ भी, ए भी एक त्रिज्या है, ए भी त्रिज्या है। और अगर पूरे की बात करूं, आर को मैं नीचे बनाता हूं। अब पूरे की अगर हम बात करें, डिस्टेंस की जो बात की जाए तो वो हो जाता है हमारा व्यास। अगर हम बात करें ए बी की, तो अगर हम ए और बी अगर पूरे मिलाते हैं तो ये होता है हमारा डी। ठीक है, और अगर इसको हम फुल नोट करें तो ए ओ बी होता है। ठीक है, ये रेखी बन रहा है यहाँ पर और ये 180 कोण यहाँ पर बनने चाहिए। ठीक है, ए ओ बी ये इस तरीके की होने चाहिए और ये जो होता है 180 डिग्री होता है। खैर यहाँ समझने के लिए है ये, अगर ये होता है और ये केंद्र जो हमारी कोण बन रही हो ओ पर बन रही है, तो ये होता है हमारा व्यास। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम बात करें व्यास जो है आर और आर है, तो ये हो जाता है आर प्लस आर बराबर 2r, यानी कि d बराबर होता है 2r। ठीक है, और अगर r की बात करें अब इसी फार्मूले से d/2 व्यास बटा 2 हो जाता है। ठीक है, और अगर एक चीज बात करें, मैं शॉर्ट में आपको देखिए बहुत सुंदर बता रहा हूँ, एक एक करके फिर हम आपको और बढ़िया समझाएंगे। देखिए, अगर मैं एक बिंदु यहाँ है, एक यहाँ बिंदु है, इनको अगर हम मिलाते हैं तो ये होती है हमारा जीवा। ठीक है, ये है जीवा और जीवा मान लीजिए ये है सी, ये है डी, सी डी की एक जीवा है और सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास। ठीक है, अब जीवा की परिभाषा क्या है, अभी हम जब इसको देखते हैं तब देखते हैं। अंतः क्षेत्र, देखिए वृत्त का जो पार्ट है, आप ये परिधि देख रहे हैं, इसके अंदर वाले पार्ट, ये अंदर वाले जितने भी सेक्शन हैं ये सब वृत्त का अंतः क्षेत्र है और ये जो सेक्शन होते हैं ये पूरे वृत्त के बाह्य सेक्शन होते हैं, बाहर हैं। ठीक है, परिधि ये है, परिमाप यही है, जीवा ये है, चाप ये सी और डी जो होती है ये एक चाप होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ बिंदु की एक बात करूँ सी डी और ये चाप मान लीजिए मैं यहाँ एक ई ले लेता हूँ, ये हमारा पोर्शन जो होता है ये एक चाप होता है और ये एक चाप ये होता है, एक चाप ये होता है। छोटे वाले को बोलते हैं लघु चाप, बड़े वाले को बोलते हैं दीर्घ चाप। ठीक है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या है हमारा? वृत्त। देखिए, अगर हम व्यास से अगर हम वृत्त को दो भागों में काट दें तो ये वृत्त बिल्कुल आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है अर्धवृत्त। ठीक है, जो ए बी वाली रेखा अगर वृत्त को अगर काटेगी तो और ये दोनों जो वृत्त बनेंगे, आधे इसके ऊपर वाला इसके नीचे वाला सेक्शन, ये बोला जाता है अर्धवृत्त। ठीक है, वृत्त खंड और त्रिज्य खंड। वृत्त खंड का मतलब यही सेक्शन होता है जो हमारे वृत्त के जो खंड अलग अलग हो रहे हैं ये होते हैं, और त्रिज्य खंड जो होता है ये होता है, अगर मैंने केंद्र से यहाँ केंद्र से इसको चाप को काट के निकाल दिया बाहर, तो ये होता है हमारा वृत्त खंड। ये त्रिज्य खंड है। ठीक है, चलिए हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया पूरा, अब एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे आता है पहला हम वृत्त। देखिए वृत्त क्या होता है, जैसा कि अभी आपको परिभाषा में बताया, किसी भी बिंदु को एक केंद्र मानकर समान दूरी पर अगर हम बिंदु खींचते हैं या बिंदु लगाते हैं तो उसे बोला जाता है वो वृत्त। और अनंत बिंदु होने चाहिए और इसमें बीच में तो कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि समान दूरी पर अगर मैं अब देखिए प्रकार से पहले वृत्त को केंद्र को हटा देता हूँ, अब प्रकार से ये बिंदु है, इस बिंदु को केंद्र मानकर प्रकार में कोई भी चाप लीजिए, सुई रखिए इस केंद्र पर, इस बिंदु पर, और एक
पूरा वृत्त घुमा डालिए। तब एक पूरा अगर आप गोला घुमाएंगे तो ये गोला बनेगा, ठीक है। ये गोला होता है हमारा वृत्त, ठीक है। अब वृत्त में क्या चीजें होती हैं? दूसरी चीज है हमारी केंद्र। देखिए ओ जो है वृत्त का केंद्र को हम बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। वृत्त का केंद्र जो होता है वो ओ होता है, ठीक है। अब हम बात की कि यहाँ किस पर? केंद्र, ठीक है। चलिए केंद्र को हमने देख लिया। अब यहाँ पर तो छोटे छोटे पॉइंट है ये सारी चीजें। अब आती है वृत्त की त्रिज्या। अब त्रिज्या भी अगर ये अलग अलग हेडिंग डालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसको देख लिया, मैंने इसको देख लिया। वृत्त का केंद्र, केंद्र किसे कहते हैं? वृत्त का केंद्र जिस बिंदु को केंद्र मानकर हम गोला खींचते हैं उसको बोलते हैं केंद्र, ठीक है। केंद्र से सभी बिंदुओं की दूरी या जो भी गोला हम बनाते हैं उस गोले पर स्थित सभी बिंदु की दूरी समान होती है, ठीक है। अगला आते हैं त्रिज्या पर, ठीक है। त्रिज्या क्या होता है? वृत्त के केंद्र से परिधि पर या परिधि की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। केंद्र से परिधि की दूरी, परिधि की दूरी त्रिज्या, दूरी, ठीक है। त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है वो हमारी त्रिज्या कहलाती है। अब चाहे वो यहाँ से यहाँ हो, चाहे यहाँ से यहाँ हो, चाहे यहाँ से यहाँ हो, चाहे यहाँ से यहाँ हो, ठीक है। ए बी सी डी ये सारे वृत्त के त्रिज्या हैं। ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, ये सारे चारों जो हैं ये वृत्त के त्रिज्या हैं। और इन सभी को हम डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं आर से। इनको हम दर्शाते हैं किससे? आर से, ठीक है। त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या, अब पढ़ते हैं व्यास, फिर हम दोनों में संबंध देखेंगे, ठीक है। अब चलिए अब व्यास पढ़ते हैं। व्यास जो होता है वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं व्यास। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि वो रेखा वृत्त के केंद्र से होके जानी चाहिए, ठीक है। व्यास किसे कहते हैं? ये है, हमने बनाया ए और बी। वृत्त का व्यास जो कॉन्सेप्ट है कि वो वृत्त को दो भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। अर्धवृत्त भी बनाता है और साथ में वृत्त का जो व्यास होता है वो एक सबसे बड़ी जीवा होती है। दूसरी चीज, वृत्त का जो व्यास होता है ए ओ बी बोलते हैं हम इसे। ये कोण जो होता है ये 180 डिग्री होता है। ए ओ बी, ओ जो है केंद्र है ये, ठीक है। ए ओ बी हमने यहाँ बनाया और ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है, इस बिंदु से होके जाएगी और ये जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसमें क्या है। वृत्त का जो व्यास है ये तो आपने देख लिया। अच्छा इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूं। वृत्त के परिधि पर
मिलाने वाली रेखा जो उसे व्यास कहते हैं। ठीक है, वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाए उसे हम व्यास कहते हैं। ठीक है, दो बिंदु कौन है? ये बिंदु है। आप दो बिंदु और ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, लेकिन ये सभी जो है ये केंद्र से होके जाने चाहिए। ठीक है, सी डी ई एफ ये सारे ए बी सी डी ई एफ ये सारे वृत्त के व्यास हैं। ये क्यों? क्योंकि ये सभी केंद्र से होके जा रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी बोल दूं। चलिए ठीक है, ठीक है, व्यास आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट इसका, व्यास किसे कहते हैं। ठीक है, व्यास वृत्त के केंद्र से होकर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं व्यास। और ये कंडीशन इसमें देखिए, कोण ए ओ बी सी ओ एफ डी सी ओ डी है ई ओ एफ, इस तरह के जो कोण हैं वो सब 180 डिग्री के होंगे। चलिए, व्यास और त्रिज्या में संबंध। व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या है? संबंध देखिए, मैं पहले इन सब एक्स्ट्रा को हटा देता हूं। देखिए, व्यास देखिए, आपको भी हमने बताया था त्रिज्या में O और B क्या है? त्रिज्या है। OB एक त्रिज्या है और OA भी एक त्रिज्या है। ठीक है, और AOB क्या है? एक व्यास है। तो व्यास का यहाँ संबंध देख रहे हैं आप, क्या मिल रहा है? व्यास बराबर R प्लस R मिल रहा है। ठीक है, तो व्यास बराबर, इसे हम D से डिनोट करते हैं। ठीक है, व्यास बराबर 2R। ठीक है, अब देखिए और आगे देखिए, अभी ये हमारा क्या संबंध आया? व्यास का त्रिज्या से। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, 2R मिलके हमारे एक व्यास बनते हैं। ठीक है, अगर कोई एक त्रिज्या दी हुई हो और व्यास का माप पूछा जाए तो जस्ट आप उसका दुगुना करेंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे त्रिज्या में, वो आपको व्यास मिल जाएगा। और त्रिज्या और व्यास में दूसरा संबंध क्या होगा हमारा? R प्लस R। अगर मैं यहाँ बात करूं, R प्लस R बराबर, सेम अब इस तरीके से कर रहा हूँ, दो त्रिज्या मिला के हमारा बनता है एक व्यास D। तो 2R बराबर एक D होगा, तो R बराबर D/2, मतलब जिसे हम बोलते हैं व्यास बटा 2। ठीक है, D/2 होता है। ये हमारा होता है व्यास और त्रिज्या में संबंध। यहाँ दो दिए गए हैं, अगर R दिया गया है तब भी हम व्यास निकाल लेंगे, और अगर व्यास दिया हुआ है तब भी हम त्रिज्या निकाल लेंगे। अगर हम पर 6 सेंटीमीटर का व्यास है तो हमारी त्रिज्या कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, व्यास का आधा। ठीक है, व्यास और त्रिज्या में था ये संबंध, हमने देखा। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, अंतः क्षेत्र। अंतः क्षेत्र मैं दोनों को एक ही में देख लेता हूं। ठीक है, अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र, इंटीरियर रीजन एंड एक्सटीरियर रीजन। ठीक है,
ठीक है, अब मैं त्रिज्या को हटा दूँ, यहाँ इस त्रिज्या का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ई का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमारा एक वृत्त है, ठीक है। पहले बात करते हैं अंतः क्षेत्र का। देखिए वृत्त के अंतः क्षेत्र, इंटीरियर रीजन जो हमारा होता है, अंतः क्षेत्र होता है, वो होता है वृत्तीय क्षेत्र। वृत्तीय क्षेत्र किसे बोलते हैं? ये वृत्त के अंदर वाला पार्ट, ठीक है। ये गोले के अंदर का जितना सेक्शन है वो, जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, बिंदु यहाँ है, बिंदु यहाँ है, ये जो है ए बी सी, ये क्या है? अंतः क्षेत्र में है। तो अंतः क्षेत्र में कौन कौन से हैं बिंदु? अंतः क्षेत्र में अगर बिंदु की बात करें कौन कौन से हैं? ए हैं, बी हैं, सी है, ठीक है। ओ नहीं है, ओ केंद्र है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा बाह्य क्षेत्र देखते हैं। अंतः क्षेत्र हमने देख लिया, बाह्य क्षेत्र क्या है? बाह्य क्षेत्र जो इस परिधि के, इस गोले के बाहर, उन्हें हम बोलते हैं बाह्य क्षेत्र। जैसे ये कौन है? मान लीजिए ये ABC हमने बना दिया था, ये है D, ये है E, ये है F, ठीक है। तो बाह्य क्षेत्र कौन से हैं? जो गोले के बाहर हैं, ठीक है। ये जो गोले के बाहर हैं उन्हें हम बोलते हैं बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र में बिंदु कौन कौन से हैं? हमारे D है, E है और F है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और दूसरा होता है वृत्त पर, ठीक है। वृत्त पर बिंदु, वृत्त पर जो बिंदु होता है, मान लीजिए एक बिंदु है F, यह है G है, और एक बिंदु मैं यहाँ बना देता हूँ H, ठीक है। देखिए ये G और जो H है, G और H, ये वृत्त पर बिंदु G H है, ठीक है। अब ये जो है, ये तो ना अंतः क्षेत्र में है ना बाह्य क्षेत्र में है। ये कहाँ पर? ये वृत्त पर है। परिधि पर जो बिंदु होती है वो ना बाह्य क्षेत्र में होती है और ना ही अंतः क्षेत्र में, वो होती है वृत्त पर, ठीक है। चलिए आपने कितना कॉन्सेप्ट देख लिया? अंतः क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र का कॉन्सेप्ट, वृत्त का। चलिए अब आगे चलते हैं वृत्त के परिधि और परिमाप पर। चलिए ये बोला कुछ ज्यादा यूज हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं हम परिधि और परिमाप। हम परिधि की बात करते हैं, परिमाप इसका एक कॉन्सेप्ट है इसी में। जिस परिमाप को ही हम परिधि बोलते हैं। अब दोनों को एक दूसरे से हम तुलना करते हैं, और ये होता क्या है? जो हमारा गोले का जो बाउंड्री होता है उसको हम बोलते हैं परिधि, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। सरकमफेरेंस हमने उसको लिख दिया, ठीक है। देखिए इसकी जब परिभाषा की बात किया जाए तो वृत्ताकार घेरे के परिमाप को वृत्त का परिधि करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा वृत्ताकार हो, ज्यादा ही गड़बड़ है, ठीक है। अब प्रकार से बनाइएगा, आपका सीधा सीधा बनेगा। तो सीधा नहीं लग रहा है, लेकिन मान लीजिए सीधा है, ठीक है। अब प्रकार से बनाएंगे तो आपका सीधा बनेगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री की जो माप होगी, इसको अगर हम नापेंगे
इस पर हम इसकी जो दूरी होगी, लेंथ होगी, एक तरीके से फीता जैसे लगाया जाएगा, इसको परिमाप को पूरे तरीके से नापा जाए, जिसको हम बोलते हैं परिमाप। इस तरीके की लंबाई को नापना परिमाप कहते हैं। अगर हम इसकी पूरी लेंथ अगर हम नापें, ये जो हमारा गोला बना हुआ था, उसको हम बोलते हैं परिधि। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, परिधि आपको समझ में आ गया? परिधि किसे कहते हैं? ये हमारा परिधि है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए, अब इसके जो फार्मूले टाइप के होते हैं, जैसे परिधि निकालना, ठीक है, ये सब चीजें जो फार्मूला होता है, इसका परिधि बराबर होता है 2πr होता है। ठीक है, तो ये चीजें हम मेंसुरेशन में देखेंगे। अभी हम सिर्फ वृत्त को देख रहे हैं। ठीक है, ये वृत्त रेखा गणित के ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं। ठीक है, अब इसका मेंसुरेशन में जब आएगा ये पार्ट, तो वहां पर इसके हम कैलकुलेशन देखेंगे उस सबको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा जीवा है, और अगर परिधि में अगर देखें तो परिधि बराबर 2πr होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। लेकिन अब यहाँ आगे पाई और आर, पाई क्या है, ये चीज हम मेंसुरेशन में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जीवा। ये हो गया। ठीक है, थोड़ा गोला बना है। ठीक है, जीवा और व्यास का यहाँ हम संबंध भी देखेंगे। देखिए, जीवा क्या होता है? वृत्त के परिधि पर स्थित, गोले पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं परिधि, जीवा। ठीक है, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं जीवा। हम परिभाषा लिख देते हैं। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ठीक है। अब देखिए, दो चीजें हैं यहाँ। वृत्त के केंद्र से होके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में वृत्त के परिधि केंद्र से भी अगर होके जाता है तो वो भी एक जीवा ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ इस बात को हमने इसलिए नहीं लिखा वृत्त का केंद्र, क्योंकि ये कोई कंपलसरी नहीं है कि वृत्त के केंद्र से होके न जाए। ठीक है, सिर्फ दो बिंदु को मिलाने वाली, एक यहाँ है एक यहाँ है, इन दो बिंदुओं को मिला दिया मैंने। ठीक है, और एक यहाँ है एक यहाँ है, यहाँ से मैंने मिला, ये केंद्र से होके गया है। ठीक है, ए बी सी डी दोनों की बात करते हैं। ये जो हमारा व्यास होता है ये भी एक जीवा ही है। ठीक है, बस होता क्या है कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? वो होती है व्यास, क्योंकि दो बिंदुओं को ये भी मिला रही है वृत्त के परिधि पर। ठीक है, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु ये भी हैं, ए और बी को मिलाने वाली रेखा है, तो ये भी एक जीवा है और ये एक व्यास है। ठीक है, व्यास किस लिए है? क्योंकि ये केंद्र के बिंदु के केंद्र से भी होके जा रही है, इसलिए व्यास है। अगर केंद्र को भूल जाए तो ये एक जीवा है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि जो जीवा, सबसे बड़ी जीवा जो होती है वृत्त की, वो होता है वृत्त का व्यास। ठीक है, अब दूसरी जीवा है सी और डी। ठीक है, जो वृत्त के केंद्र से नहीं गई। ठीक है, तो ये सी और डी दोनों जीवा हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जीवा की बात करूं तो ए बी और कौन कौन से हैं? सी डी, ये दो हमारे जीवा हैं। और एक चीज को याद रखिएगा आप, ये ए बी जो है
जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वृत्त के देखिए एक चीज और है, ये जो मैं रेखा लिख रहा हूँ ये रेखा एक तरीके से खंड होता है। रेखा का मतलब होता है वो रेखा चली जाती है, बाहर भी जा सकती है, लेकिन रेखा खंड होता है क्योंकि ये मैं रेखा का एक पार्ट लिख रहा हूँ। ठीक, तो रेखा खंड जो है ये ज़्यादा सही है। ठीक है, रेखा खंड, रेखा खंड ओ जीवा कहते हैं, ये सही है। अगर आगे मैंने अगर कहीं रेखा लिखा होगा तो रेखा खंड उसको ठीक है आप लिएगा। ठीक है, जीवा का कॉन्सेप्ट आपको बस इतना ही है तो समझ में आ गया होगा अब ये। ठीक है, तो आगे देखते हैं चाप। ठीक है, देखिए चाप, चाप क्या होता है? देखिए चाप क्या होता है, चाप देखिए मैं कैसे बना रहा हूं। अब ये देखिए वृत्त के केंद्र से कोई भी एक चाप ले लीजिए, तो ये चाप का मतलब अलग है, वो चाप अब मैं जो बोल रहा हूँ अब वो स्केल की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर आप स्केल से जो वृत्त में जो आप चाप लेते हैं उसको भी देखिए चाप ही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि आप देखिए उसमें एक चाप लेते हैं और चाप ऐसे लेते हैं, यही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मतलब हमारा हो गया स्केल प्रकार हो गया। अब एक सुई यहाँ रखते हैं और एक पेंसिल यहाँ लगाते हैं। ये जो मुंह खुला इसका वाला पोर्शन है, ये एक तरीके से जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये जो ड्राइंग बनेगी इस तरीके से बनती है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा तो ये इस तरीके से बनती है और इसीलिए ये बोला जाता है ये चाप है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको ये चाप लेना। ठीक, तो आप स्केल से 5 सेंटीमीटर का चाप ले लीजिए। ठीक है, और ये वृत्त को केंद्र मानकर आप यहाँ से वृत्त का केंद्र मानकर ये बिंदु को आप ऐसे, एक बिंदु हमने लिया 5 सेंटीमीटर पर ये, और हमने एक ऐसे वृत्त बनाया। ठीक है, इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी। ठीक है, हमने पूरा वृत्त नहीं बनाया, लेकिन अगर हम इसको अगर डॉटेड लाइन से अगर बनाएंगे मैं भी आपको फिर से बना दूंगा ताकि ये समझ में आए। अब इस चीज को आप देखिएगा, ये ठीक, मान लीजिए आप जब प्रकार से बनाएंगे तो आपका सीधा सीधा सही से बनेगा सब। ये वृत्त का केंद्र था और इस पर हमने कुछ सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का चाप लिया और वो ये ऐसे एक लिया और एक आर्क ऐसे बना दिया, चाप ऐसे बना दिया। ठीक है, और बाकी को ऐसे छोड़ दिया। अब अगर इसकी कल्पना करें तो ये देखिए डॉटेड लाइन जो है ये पूरे वृत्त को बता रही है कि अगर मैं पूरा घुमाया होता तो ये पूरी वृत्त बन जाती। तो हम इसी पोर्शन को बोलते हैं ए और बी, जो पोर्शन होता है यही है हमारा चाप। तो इसको हम बोलते हैं चाप ए बी, या ए और बी पर एक ऐसे आर्क दिखाते हैं। ठीक है, आर्क का मतलब ये इस तरीके से चिन्ह बनाते हैं, इसे बोलते हैं चाप। ठीक है, समझ आ गया आपको? ये जो पोर्शन है ये ए और बी जो पोर्शन है यही है हमारा वृत्त का चाप। और ये देखिए ये ओ है, ओ और ए, और ओ इधर गए बी, ओ ए और ओ बी, ये क्या है? त्रिज्या है। ये हमारे त्रिज्या है। ठीक है, ये त्रिज्या होगा। ठीक है, चाप समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अभी और आगे चलते हैं, लघु चाप और दीर्घ चाप देखते हैं। पहले लघु दीर्घ, ठीक है, दो देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट है हमारा लघु चाप और दीर्घ चाप है। देखिए लघु चाप और दीर्घ चाप, देखिए एक वृत्त पर मैंने जिस तरीके से भी आर्क बनाया था चाप, उसी तरीके से एक हम वृत्त लेते हैं। ठीक है, केंद्र O मानकर, O को केंद्र मानकर हमने एक वृत्त बनाया और इस पर हमने एक दो बिंदु लिया, इस तरीके से लिया कि ये जो है ये जीवा से, जो हमारा व्यास है ये जीवा, ये उससे होके न जाए। किससे? व्यास से। मतलब हमारा केंद्र O से ना होके जाए, इनका भी व्यास नहीं होना चाहिए, एक जीवा होनी चाहिए जो कि केंद्र से होके नहीं जानी चाहिए। ठीक है,
अब अगर इस चाप में हम बात करें, एक बिंदु हमने यहाँ ले लिया समझने के लिए सी है, और एक हमने ले लिया यहाँ डी, ठीक है। अब यहाँ देखिए चाप, देखिए ये, अब देखिए वृत्त को, ये जो ए बी जीवा है, ये वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक देखिए बड़ा वाला पोर्शन है, एक छोटा वाला पोर्शन है। तो हम छोटे वाले पोर्शन को बोलते हैं लघु चाप, और बड़े वाले पोर्शन को बोलते हैं हम दीर्घ चाप, ठीक है। तो लघु चाप कौन है यहाँ पर? अगर मैं लघु चाप की बात करूं तो यहाँ कौन है हमारा? लघु चाप है, या लिखता हूं ए डी बी, ठीक है। ए डी बी जो है हमारा, ये लघु चाप है, जिसको हम इस तरीके से लिखेंगे, या फिर या चाप लिखकर हम ए डी बी भी लिख सकते हैं। ये हमारा है लघु चाप, इसकी बात कर रहा हूं। और दीर्घ चाप की बात करें तो दीर्घ चाप जो है हमारा, वो है ए सी बी, ठीक है। ए सी बी, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये है दीर्घ चाप, इसको हम बोलते हैं दीर्घ चाप। और ये जो पोर्शन है यहां से यहां, ये है हमारा लघु चाप, ठीक है। समझ आ गया लघु चाप और दीर्घ चाप। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अर्धवृत्त और वृत्त खंड। लेकिन अभी हम बात करते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त जो होता है, जैसे एक वृत्त हमने एक केंद्र मानकर एक हमने वृत्त बनाया, इसे बनाता हूं, ठीक है, सही है। ओ को केंद्र मानकर हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है। कोई भी आप दूरी ले लीजिए, त्रिज्या का चाप ले लीजिए, कोई भी आप त्रिज्या लेके आप वृत्त बनाइए, ठीक है। यहां पर एक हम व्यास खींचेंगे, ये है ए और बी, ठीक है। एक बिंदु हमने लिया यहाँ सी, एक बिंदु हमने लिया यहाँ डी। अब आप यहाँ देखिए, ए बी जो है, ये वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, दो भागों में डिवाइड कर रहा है। यही होता है हमारा अर्धवृत्त। और ये है वृत्त, आधा वृत्त ये है, आधा वृत्त ये है। और इस अर्धवृत्त में जो व्यास होता है वो सम्मिलित नहीं होता है आधे वाले पोर्शन में, ठीक है। तो समझ आ गया, ये हमारा अर्धवृत्त है। अगर हम बात करें सिर्फ ए सी बी की, ये एक अर्धवृत्त है। एक तरीके से चाप भी है, ठीक है, ये चाप भी है। हम लिखते हैं चाप ए सी बी, और चाप ए डी बी क्या है? एक अर्धवृत्त है। ये दोनों एक अर्धवृत्त है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट, इनका सेक्शन कौन सा होता है? मतलब इसको रीजन बोलते हैं। कौन से सेक्शन में है ये देखते हैं क्या होता है हमारा। अगला जो था इसमें होता है अर्धवृत्तीय क्षेत्र। अर्धवृत्तीय क्षेत्र क्या होता है? देखिए, अर्धवृत्तीय क्षेत्र ठीक है, अर्धवृत्तीय क्षेत्र क्या होता है? अर्धवृत्त में व्यास AB से घिरे हुए क्षेत्र को हम बोलते हैं अर्धवृत्तीय क्षेत्र। ये सेक्शन एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र है। उसी तरीके से इसमें भी घिरे हुए क्षेत्र को हम बोलते हैं अर्धवृत्तीय क्षेत्र, ठीक है। अर्धवृत्तीय क्षेत्र इसे बोलते हैं हम अर्धवृत्तीय क्षेत्र। व्यास से घिरे हुए अर्धवृत्त, व्यास से घिरे हुए अर्धवृत्त, व्यास से घिरे हुए अर्धवृत्त
ठीक है, अर्धवृत्तीय क्षेत्रफल। व्यास से जो भी गिरा हुआ हमारा पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं अर्धवृत्तीय क्षेत्र है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब अगले आता है वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड जो है अभी हमने ये पढ़ा था लघुचाप और दीर्घचाप। ठीक है, सेम वही चीज है, सेम यही कॉन्सेप्ट है। देखिए जी, मैंने वृत्त कोई भी केंद्र मानकर, एक वृत्त का वो केंद्र मानकर आप कोई भी त्रिज्या ले लीजिए दूरी से, एक आप वृत्त बनाइए। ठीक है, अब इस पर क्या करना है, हमें एक जीवा खींचनी है और वो केंद्र से होके नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये जीवा है ए और बी, और इस पर दो बिंदु हमने और ले लिया। एक ले लिया हमने एक्स यहाँ पर है, और एक हमने ले लिया वाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए जीवा ए बी जो है इस वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, जीवा ए बी वृत्त को वृत्त को दो भागों में बांट रही है। कौन कौन से भाग हैं देखिए, पहला है ए एक्स बी वाला पोर्शन है, और दूसरा जो है ए ये वाई कैपिटल है, ए वाई पी सेक्शन है। ठीक है, ये दो है। अब ये देखिए इन्हें हम बोलते हैं चाप। ठीक है, ये हमारे चाप हैं। और अब एक चीज को याद रखिए, देखिए इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। ये हमारा वृत्तखंड एक है, ये वृत्तखंड दूसरा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा चीज हम इसमें लिखते हैं जीवा ए बी से घिरा चाप ए एक्स बी को दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। और जीवा ए बी से घिरा कौन सा सेक्शन, ए बी से घिरा ए वाई बी, ठीक है, चाप है लघु वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए वृत्तखंड में हमारा जो कॉन्सेप्ट था क्या हुआ, जीवा ए बी इस वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर रही है, और इसमें हमारा दो वृत्तखंड बन रहा है, इसमें दो चाप बन रहे हैं, एक लघु चाप बन रहा है, एक दीर्घ चाप बन रहा है। ठीक है, एक दीर्घ चाप है, ये लघु चाप है। ए एक्स बी जो है ये वाला पोर्शन ये दीर्घ है, और ए वाई बी ये जो पोर्शन है ये है लघु। ठीक है, अब ये जीवा ए बी से घिरा हुआ भाग ए एक्स बी, जिसकी बात की ए एक्स बी को हम बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ये जो है दीर्घ वृत्तखंड है, और ये ए वाई बी है लघु वृत्तखंड है। ये पूरे सेक्शन की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा वृत्तखंड का। चलिए आगे देखते हैं त्रिज्यखंड। देखिए त्रिज्यखंड तीन गोला हमने बनाने की कोशिश किया, लेकिन पूरा सीधा नहीं बना। कोई बात नहीं, आप प्रकार से बनाइएगा, आपका सीधा सीधा बनेगा। ठीक है, देखिए ये पहला वृत्त है। मैंने वृत्त का केंद्र O मानकर हमने एक वृत्त बनाया, और इस पर एक हमने दो बिंदु लिया। एक जो चाप होगा हमारा ए और बी है। ठीक है, अब क्या किया हमने, हमें क्या करना है, ओ और ए बी को हमें मिला देना है।
ठीक है, ये हमने मिला दिया। ठीक है, अब इसको काट के अलग अलग करना है। सबसे पहले अब मान के चलिए ये बिंदु ए यहाँ था, ए बी यहाँ था, हमने इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, ठीक है। ये छोटा वाला पार्ट यहाँ निकाल लिया और ये बड़ा वाला ऊपर ऐसे छोड़ देंगे। तो वो चीज अब देखिए आपको ऐसे समझ आ जाएगा। ठीक है, अब बड़ा वाला देखिए, ए बी, ये ओ है, मैंने यहां से इसको हटा दिया। ठीक है, देखिए एक वृत्त था, वृत्त के कौन सा केंद्र से हमने एक गोला बनाया, ये वृत्त बनाया। ठीक है, और इस पर दो बिंदु हमने ए बी लिया, जो कि हमारा ये चाप है, हमने चाप लिया ए बी। ठीक है, और फिर ओ ए ओ बी, ये त्रिज्याएं हैं हमारी, ये भी आर हैं ये। ठीक है, इनको हमने मिला दिया, इसीलिए हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। ये आर है हमारे। ठीक है, इनको लिया और इनको अलग अलग काट लिया। एक जब काट लिया, ये देखिए पोर्शन जो हमारा ये छोटा वाला पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, और बड़े वाले पोर्शन को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड, इसकी परिभाषा क्या है मैं भी लिख लेता हूँ परिभाषा। ठीक है, देखिए वृत्त के चाप तथा चाप के अंत्य बिंदुओं से, वृत्त के चाप ये हैं, चाप के अंत बिंदु कौन है, ए और बी है। चाप के अंत बिंदुओं से जाने वाली त्रिज्याओं से, ये ठीक है, जाने वाली त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। कौन से, एक ये घिरा हुआ है, एक ये घिरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, और ये हमारा होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, ये हमारा लघु त्रिज्यखंड होता है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। ठीक है, तो ये था हमारा त्रिज्यखंड, इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, अब हमारा चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर अब दो चैप्टर हैं, एक वीडियो में दो वीडियो बनाते हैं। पहले एक 14A को सॉल्व करेंगे और दूसरे में 14B को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये था, देखिए हमारा इंट्रोडक्शन था क्लास 6 मैथमेटिक्स में, ये सर्कल के बारे में इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अभी इससे और भी कुछ रिलेटेड होती है जो मेंसुरेशन में आती है, इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसमें क्षेत्रफल वगैरह सब निकालते हैं, वो चीज़ें हम किसमें देखेंगे, मेंसुरेशन सेक्शन में देखेंगे। जो अभी क्लास 6 के मैथमेटिक्स में जो पोर्शन था, ये हमारा इसकी परिभाषाओं से रिलेटेड था। ठीक है, कि ये चीज़ें, इसका परिभाषा ये सब होती क्या है, ये चीज़ यहाँ पर था अभी इस चैप्टर में। ठीक है, तो अभी क्लास 7 में जब हम देखेंगे तो इससे थोड़ा सा और डिटेल होगा। ठीक है, और अभी जब क्लास 7 फिर क्लास 8 में मेंसुरेशन में भी ये वृत्त है, फिर वहाँ पर देखेंगे तो ये और डिटेल में हमें मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर और कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको इसमें चाहिए तो आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं चैप्टर सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।